नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा सोलोनी क्लासेस चूरू से। पिछली वीडियो में अपन ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। साथ ही अपन ने उनके फेजर डायग्राम, उनके वेव डायग्राम और उनमें जो करंट मिला था, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस मिला था, उसका अपन ने स्टडी किया था। थोड़ा सा अपन एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। जब अपने पास में प्योर रेजिस्टिव सर्किट था जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई थी आर, उसके लिए अपने पास में अप्लाइड वोल्टेज आया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू अपने को मिली थी I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो प्योर इंडक्टिव सर्किट अपने पढ़ा था, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर आपके पास में वोल्टेज तो अप्लाई सेम ही था, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट जो करंट था वो वोल्टेज से π/2 फेज पीछे आया था, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और थर्ड वन अपन ने पढ़ा था प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसके अंदर अपने पास में वोल्टेज सेम ही था, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू आई थी I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यानी जो करंट था कैपेसिटिव सर्किट में वो वोल्टेज से π/2 फेज फॉरवर्ड था, आगे था। ओके, ये अपने को याद रखना है। इन शॉर्ट अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट और जो एलसीआर सर्किट होता है उसमें अपने पास रेजिस्टेंस को छोड़कर कोई और सर्किट लगाए अपन तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं रहते, उनमें π/2 फेज का डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब अपने इसमें पढ़ेंगे एल आर सर्किट, एल आर सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, एल आर सर्किट पढ़ेंगे जो एल आर सीरीज सर्किट है। ओके, सिंपल सर्किट है। हमने इसमें एक इंडक्टिव कॉइल ली, एक रेजिस्टेंस लगाया और इसमें एसी सोर्स को जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़े हुए हैं। ये सिंबल एसी सोर्स का है, एसी सोर्स E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये L, ये R। ओके, अब इसमें हम जानते हैं कि LR सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, यानी हम जानते इसमें लिख सकते हैं इन LR series circuit, current and voltage are not in same phase। अपने पढ़ा था कि करंट जो होता है इंडक्टेंस कॉइल सर्किट के लिए वोल्टेज से π/2 फेज पीछे है, इसका मतलब वोल्टेज करंट से π/2 फेज आगे रहेगा। और कैपेसिटर में जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 फेज आगे है, इसका मतलब वोल्टेज π/2 फेज पीछे रहेगा। कहने का मतलब जो करंट आगे रहेगा तो वोल्टेज पीछे है, और जब वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे होगा। ओके, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में अपन कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या है इन सर्किट में, तो हमको इन सर्किट के लिए एक इम्पेडेंस कैलकुलेट करना है। जस्ट एन एग्जांपल, अपन को फेजर डायग्राम से सॉल्व करें बाय फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से सॉल्व करें तो अपन ने देखो फेजर मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है अपने पास में, इस एक्सिस पे आपके पास में वोल्टेज है, पीक वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज है, और कौन सा वोल्टेज आपके पास में रेजिस्टेंस के लिए है, प्योर रेजिस्टेंस के लिए। ओके, ले सकते हैं। और जो अपने पास वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस से वोल्टेज लेते हैं अपने इंडक्टर कॉइल के लिए। अब इस तरफ क्यों लिया वोल्टेज मैंने वाई एक्सिस का, ये समझने की बात है। क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इधर ले लिया। पर इंडक्टर कॉइल के लिए तो करंट होता है
वो पाई बाय 2 फेज पीछे था, ऐसे वोल्टेज पाई बाय 2 आगे आएगा, पाई बाय 2 फेज आगे का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड की तरफ चलेंगे, इस तरफ मूवमेंट करेंगे अपने, तो अपन ने पाई बाय 2 फेज आगे अपन ने वी आर मान लिया। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट ले लिया अपन ने, रिजल्टेंट अपन के पास है मान लीजिए आ गया ई नॉट, और जो लेंथ ऑफ एरो होती है वो पीक वैल्यू पर डिपेंड करती है वोल्टेज के। अब ओम्स लॉ अप्लाई करें तो वी नॉट वी आर किसके बराबर होता है अपने पास में, आई नॉट आर के, और वी एल किसके बराबर होता है, आई नॉट एक्सएल के। यानी पीक वैल्यू वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये है पीक वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कॉइल। ओके, ले सकते हैं इससे। और ये एंगल कितना है इसका अपने पास में, किसी रेजिस्टेंस से इसका कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस इस फेज पे है और पीक वोल्टेज वो 5 फेज पे आ रहा है अपने पास में, फेज डिफरेंस कितना है, 5 है। ओके, ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, पर इसको थोड़ा और सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे कि हम मान लेते हैं ये अपने पास में बेसिक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस अपन ने जोड़ रखा है उसके लिए फेज एंगल जो मिला था आपको वो आपका आया था ओमेगा टी एंगल पे, अपने ओमेगा टी एंगल ले लिया, और इसके ऊपर आपने बता दिया रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज एट द एंड ऑफ रजिस्टर, और इसका वैल्यू है आई नॉट आर, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से जो पाई बाय 2 फेज आगे जाएंगे, पाई बाय 2 फेज मतलब इस पे 90 डिग्री लाइन खींच लो इस तरह से, पाई बाय 2 फेज आगे जैसे ही पाई बाय 2 फेज आगे आएंगे अपने को मिल जाएगा इंडक्टर कॉइल का वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू होगी अपने पास में ई नॉट की, और ये जो लेंथ ऑफ एरो है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ ई नॉट, पीक की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और इस पीक वैल्यू का अपने पास में एंगल कितना है, यहाँ मान लो 5, इसका फेज डिफरेंस कितना है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर कोयल का 5 फेज डिफरेंस है। प्योर यदि इंडक्टर था तो हमने फेज थी पाई बाय 2, प्योर कैपेसिटर था फेज पाई बाय 2 थी, इन दोनों को साथ जोड़ दिया तो ये जो फेज डिफरेंस अपने को मिल रहा है वोल्टेज और करंट का, इसको अपन ने वैसे तो पाई बाय 2 फेज है पर रिजल्टेंट का फेज कितना मान लिया अपन ने, 5 मान लिया यहाँ पे। ओके, दोनों ही फेजर डायग्राम है, जो आपको अच्छा लगा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि जो अपने पास में सर्किट बना है, फेजर डायग्राम बनाए हैं, इसमें वेक्टर लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। यदि वेक्टर लॉ एप्लीकेबल हो सकता है तो ओ सी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ओ ए और ए सी इसका गिवन वेक्टर है। ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, मैं इसमें ऐसे कह सकता हूँ ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। यदि हम मान लें कि इसमें वेक्टर लॉ एप्लीकेबल है तो हम ऐसा कर सकते हैं, रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ओ सी का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको अपने इस तरह से। अब अपने पास में यहाँ पर हम जानते हैं वैल्यूज, जो ओ सी है वो किसके बराबर है, ई नॉट के, ओ ए किसके बराबर है, वी आर के, और वी आर किसके बराबर है, आई नॉट आर के। ए सी जो है बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है वी एल के, वी एल बराबर है आई नॉट एक्सएल के। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, ई नॉट बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर दीजिए, ई नॉट बराबर आई नॉट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपने ई नॉट बट्टा आई नॉट बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। मैक्सिमम वोल्टेज बटा मैक्सिमम करंट होता है इम्पेडेंस, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर।
ओके, ये अपने पास में आ गया इम्पेडेंस। इम्पेडेंस होता क्या है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू द मैक्सिमम करंट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम voltage to the maximum current is called impedance। ये भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज टू पीक करंट इज कॉल्ड इम्पेडेंस। अब आती है अपने पास में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कह सकते हो या फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ बाय ट्राइंगल AOC इसमें मान लो tan फाई इज इक्वल्स टू AC बटा OA, वैल्यू दे रही AC की वैल्यू और OA की वैल्यू, तो tan फाई इज इक्वल्स टू I नॉट XL बटा I नॉट R, I नॉट साइन नॉट कैंसिल आउट, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XL बटा R। दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर LR सर्किट। कोई भी LR सर्किट हो उसके लिए फेज डिफरेंस अपने को मिल जाएगा। ओके, अब हम LR सर्किट पर न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बहुत एक आसान सा सवाल है कि रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को 200 ओम का, इंडक्टर कॉइल दे रखी है अपने को 2/π हेनरी की, और अप्लाइड वोल्टेज आपके पास में 200 साइन 50πt। ओके, हमें पूछा क्या क्या गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, इम्पेडेंस क्या होगी, पीक करंट क्या होगा, और करंट टाइम के पदों में करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी द करंट इन द टर्म्स ऑफ टाइम। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम किससे लिखते हैं, XL से, हम सॉल्यूशन करते हैं XL। ओके, XL किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल के। आपके पास में XL बराबर, इस इक्वेशन में देखो इसका कंपैरिजन करा सकते हैं आप, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। ओके, तो ओमेगा की जगह क्या लिखा 50π, तो आप लिखेंगे 50π इंटू एल की वैल्यू कितनी है 2/π, पाई से पाई कैंसिल आउट, XL बराबर आ गया 100, और सब ऐसा यूनिट में है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। ओके, फिर हम करते हैं बी पार्ट इसका, इम्पेडेंस दैट इज कॉल्ड Z। Z इज इक्वल टू किसके होता है, पीक वोल्टेज बट्टा पीक वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन यहाँ हमको पीक वैल्यू ऑफ करंट अभी फाइंड आउट करना है, नहीं दे रखा, तो Z का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अभी अपन ने सॉल्व किया था, इम्पेडेंस निकाला था अपन ने, तो Z बराबर रेजिस्टेंस कितना है 200 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 100 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, Z इक्वल टू 200 का स्क्वायर मतलब 4, उसके बाद में 1 2 3 4 प्लस 1 1 2 3 4 0 का अंडर रूट कर सकते हैं इसको अपने। ये हो गया Z इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 का अंडर रूट। इसको आप लिख सकते हो Z इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0 कितने हैं 4, तो कितने बचेंगे अंडर रूट के बाहर 100 बच जाएगा, रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। सॉल्व करना पूरा सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, लेकिन इतना बहुत है ओम। ओके, 100√5 ओम अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर। कैसे किया, तो आप मैंने इसको ऐसे लिखा 5 इंटू 10,000 का अंडर रूट करा, 10,000 का 100 हो गया और आगे सॉल्व कर दिया अपन ने इसको। ओके, सी पार्ट आपके पास में है पीक करंट। पीक करंट मतलब आई नोट निकालना है मेरे को, तो आई नोट का वैल्यू कितना होगा,
यहाँ से देखो ई नॉट बटा जेड, ई नॉट का वैल्यू कितना है, कंपेयर कराएं ई नॉट वी नॉट, तो यानी कि आ गया था पास में 200 बटा जेड का वैल्यू कितना आया 100√5, काट दीजिए इसको, तो आई नॉट कितना आ गया आपके पास में 2/√5 एम्पियर, 2/√5 एम्पियर। ओके, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो किसी भी एल आर एल सी आर सर्किट में करंट का वैल्यू होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऑब्वियस सी बात है, अपने पास में देखो ये इंडक्टर कोयल दे रखी है, तो करंट हमेशा पीछे ही रहेगा। करंट तो ऑलवेज लैग्स बिहाइंड बाय वोल्टेज या बाय अप्लाइड वोल्टेज। ओके, लैग्स बिहाइंड रहेगा, पीछे रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्वेश्चन ऐसे देख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू कितना है 2/√5 साइन ओमेगा की जगह 50 टी माइनस फाइव का वैल्यू मुझे निकालना है। देखिए अभी अपन ने लिखा था फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, तो यहाँ से फाइव बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्सएल वैल्यू कितनी है 100, आर की वैल्यू कितनी है 200, रेजिस्टेंस की 200, एक्सएल अपॉन आर काट दीजिए, कट जाएगा। अभी अपन ने सॉल्व किया था, तो फाइव बराबर आ गया आपके पास में tan इनवर्स 1/2, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे अपने tan इनवर्स 1/2, थोड़ा सा जगह छोटी बच गई थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें अपने को डेटा दिया हुआ है, आर दे रखा है 3 ओम, एल दे रखा है 0.4 हेनरी और अप्लाइड वोल्टेज दे रखा है 20 sin tan t प्लस 60 डिग्री। हमें इसके लिए एक्स एल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है, इम्पेडेंस कैलकुलेट करनी है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ करंट विद इन टर्म ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, आर के लिए पोटेंशियल और एल के लिए पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एक्सएल, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल बराबर होता है आपके पास में ओमेगा एल के। ओके, इस सवाल में यदि हम देखें तो ये होगा वी इज इक्वल टू, कंपेयर करा लें, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो ओमेगा की जगह लिखा हुआ 10, तो एक्सएल इज इक्वल टू 10 इंटू एल की वैल्यू दे रखी 0.4, तो एक्सएल आ गया आपके पास 4 यूनिट ओम आ जाएगी, क्योंकि ऐसा यूनिट है सारी की सारी। ये आपका आंसर आ गया पार्ट ए का। पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, इम्पेडेंस निकालनी है जेड। जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो जेड आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस एक्सएल की वैल्यू 4 का स्क्वायर होता है 16 का रूट, तो जेड की वैल्यू आ गई 5 ओम। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है वाला। थर्ड सी वाला बोर्ड में आता है आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है मेरे को, तो ये होगा मेरे पास में पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बटा इम्पेडेंस जेड। तो आई नॉट बराबर ई नॉट का वैल्यू कितना है 20, कंपेयर करा लेंगे इस इक्वेशन से, तो बहुत सिंपल है, कंपेयर कराना है सिर्फ आपको। ई की जगह ई नॉट की जगह 20, ओमेगा की जगह 10, कंपेयर कराया तो ई नॉट की जगह 20 बटा जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो आई नॉट आ गया आपका 4 एम्पियर। ये आपके पास करंट का पीक वैल्यू आ गया। ओके, अब आपके पास आते हैं पार्ट नंबर डी में। आपको करंट का इक्वेशन निकालना है इन रेस्पेक्ट टाइम, जिसका वैल्यू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, माइनस 5 क्यों लिया, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट हमेशा π/2 फेज पीछे ही होता है। ओके, अब हमें यहाँ 5 कैलकुलेट करना, बाकी डेटा कैलकुलेटेड ऑलरेडी है, तो चलो अपने इसका फेजर बनाते हैं। आपने इस लाइन पर तो ले लिया वोल्टेज या रेजिस्टेंस ले लीजिए, रेजिस्टेंस ले लिया, इस लाइन पे हमने ले लिया इंडक्टेंस एल यानी एक्सएल ले लिया। यहाँ आपका आया रिजल्टेंट यानी कि जेड, और जेड आर से कितना फेज आगे है 5 फेज का डिफरेंस है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो, इस लाइन पे आपने लिया वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि पीक वोल्टेज रेजिस्टेंस वी आर, वी नॉट आर,
यहाँ आपने ले लिया पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टर कोयल वोल्टेज V0L। यहाँ आपके पास बीच में है इसका रिजल्टेंट E0 और ये फाई है। देखो ओवरऑल जो आपका E आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है रेजिस्टेंस के वोल्टेज से 5 फेज आगे है। 5 फेज का डिफरेंस इन दोनों डायग्राम में शो हो रहा है। तो आप सिंपल सा अपन ने पीछे पढ़ा था tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल है 4, ये 3, तो फाई बराबर हो गया tan इनवर्स 4/3। अब 4/3 से आपको याद आया कोई डेरिवेशन? देखिए हमने 11th में ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ये एंगल बना था 53 डिग्री। तो यहाँ से सीधा सॉल्व हो गया 5 इक्वल आ गया 53 डिग्री। ये कैलकुलेशन एंगल की है, इजी है, 11th पढ़ी होगी आपने। ये अपने 53 आ गया। तो इक्वेशन बन गया I इज इक्वल टू I0 का वैल्यू रख देते हैं। I इज इक्वल टू I0 का वैल्यू कितना आया? ये रहा 4, साइन ओमेगा की जगह रख देते हैं अपने tan t प्लस, देखो क्योंकि आपको इक्वेशन पूरा बना रहे हैं ना, तो ये पूरा वैल्यू दे रखा है अपने साइन के साथ। देखिए tan t प्लस 60 डिग्री और माइनस फाई कितना दे रखा है आपको 53 डिग्री। तो I का वैल्यू कितना आया 4 साइन tan t प्लस 7 डिग्री। हम इस न्यूमेरिकल में एक तो V0R और एक VL, ये दो निकालने अपने को, VR और VL, क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो होता है वो तो पूरे सर्किट में सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा। तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं VR और इन रेस्पेक्ट टाइम के बाद हम इसका इक्वेशन निकालें। तो इक्वेशन बनेगा V0R साइन tan t प्लस 7 डिग्री। क्योंकि ये तो अपने को इक्वेशन वोल्ट जो करंट का मिला, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो जो अपने पास में करंट का इक्वेशन आया I बराबर I0 साइन tan t प्लस 7 डिग्री, तो वो का वोल्टेज का इक्वेशन हो गया V0R जो है ये बराबर होगा I0R के, यानी कि जो रेजिस्टेंस का पीक वोल्टेज है वो होगा I0R के। तो V0R इज इक्वल टू I0 का वैल्यू आया था 4 और R का वैल्यू आपके पास में आया हुआ दिया हुआ है 3, तो आ गया V0 और रेजिस्टेंस आ गया 12 वोल्ट। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा VRT बराबर 12 साइन tan t प्लस 7 डिग्री। ये तो वोल्टेज आ गया रेजिस्टेंस के लिए। अब हम बात करते हैं VLT बराबर V0L साइन, अब यहाँ पे देखिए आपकी इक्वेशन क्या है tan t प्लस 7 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज इसमें आप देखिए कि जो अपने पास में इंडक्टर कॉइल थी उसका करंट अपने पास 5 फेज पीछे था, करंट था वो 5 फेज मतलब पीछे था, यानी कि हम पीछे सॉल्व किया था। जो इंडक्टर कॉइल होते करंट π/2 फेज पीछे रहता है, फाई का मतलब यहाँ फेज डिफरेंस π/2 है, π/2 फेज पीछे है, तो वोल्टेज π/2 फेज आगे होगा। तो वोल्टेज आगे होने का मतलब ये तो आपकी टोटल फेज जो दी हुई है वो प्लस आपने वोल्टेज इसमें ऐड कर दिया। V0L आपने निकाला वो I0XL के बराबर था, जिसकी वैल्यू थी आपके पास में 4 इंटू XL की वैल्यू भी 4, तो आपका आंसर आया 16 वोल्ट। तो आपका वैल्यू बना VLT बराबर 16 साइन tan t प्लस 97 डिग्री। दिस वन इज योर आंसर। ओके, बहुत आसान से सवाल है इस कंसेप्ट पे। अब हम बात करते हैं सीरीज CR सर्किट की। सीरीज CR सर्किट का मतलब है कि इसमें एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस AC सोर्स के साथ में
सीरीज में लगे होंगे। ओके, अप्लाइड वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इसमें भी जैसे इंडक्टर कोइल्स कोई सर्किट दिया हुआ है, उसमें करंट जो है वो हमेशा π/2 फेज से पीछे रहेगा, और सीआर सर्किट में करंट हमेशा π/2 फेज से आगे ही रहेगा। ये अपन पीछे सॉल्व कर चुके हैं। नॉर्मल वे में कह सकते हैं इन सीरीज सीआर सर्किट current and voltage are not in same phase, so by phasor diagram। ओके, अब फेजर डायग्राम हम सॉल्व करते हैं। इसका बहुत इजी सा, देखो बस कुछ कंसेप्ट समझते चलना है अपने को। जैसे मान लो ये अपने पास में वोल्टेज के लिए एक्सेस है, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ करंट आगे होगा तो वोल्टेज पीछे होगा, ये कंसेप्ट हमें दिमाग में याद रखना है। जब करंट आगे है तो वोल्टेज उतना ही पीछे है। तो करंट कितना आगे तक कैपेसिटर है π/2 फेज से, तो वोल्टेज कितना पीछे हो जाएगा π/2 फेज पीछे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीछे आना है तो उल्टा चलेंगे, ये हो गया VC। रिजल्टेंट इनका कहाँ होगा, ये रिजल्टेंट है इसका ई नॉट, और इसका वैल्यू कितना है आपके पास में, देखिए कितना पीछे ई एफ के। रिजल्टेंट जो है आपका वोल्टेज, वो ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वोल्टेज से 5 फेज का डिफरेंस पर आ रहा है। ओके, इसको मैं कह दूं O, इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C। तो सेम वापस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए अंडर रूट ऑफ OA वेक्टर का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यदि मैं ये मान लूँ मेरा सर्किट वेक्टर लॉ से सॉल्व हो सकता है तो मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अपने पास में OC किसके बराबर है, ई नॉट के। OA किसके बराबर है, VR किसके बराबर था, आई नॉट आर के। AC किसके बराबर है, OB के। OB किसके बराबर था, VC किसके बराबर, आई नॉट XC के। वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नॉट बराबर अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर XC का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी ई नॉट बराबर आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। आई नॉट बटा में आ जाएगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब द रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज टू द पीक करंट इज नोन एज द इम्पेडेंस। तो वैल्यू बनी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। याद रखना है द रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज टू पीक करंट हमेशा इम्पेडेंस के बराबर ही होता है। अब हम बात करें किस में जो रिजल्टेंट वोल्टेज आपके पास आया वो कितना फेज डिफरेंस पीछे है वोल्टेज से, चेक करें तो हम लिख दें tan phi इज इक्वल टू AC बटा OA। tan phi बराबर AC का वैल्यू किसके बराबर था, ये रहा आई नॉट XC। OA किसके बराबर था, आई नॉट R के। ओके, आई नॉट आई नॉट कैंसिल आउट, फाइव इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स XC अपॉन R के। यानी कि जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है वो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो वोल्टेज था उससे 5 फेज पीछे था, उस 5 की वैल्यू कितनी है XC अपॉन R के। ओके, ये इम्पोर्टेंस है, ये इसका फेज डिफरेंस है। क्लियर है।